तो पहले अभी धीरे धीरे जैसे जैसे बैच आगे बढ़ेगा, टेस्ट में भाग लीजिएगा, तब जाकर आपको पढ़ने में और ज़्यादा मन लगने लगेगा। लेकिन ये कोशिश रखिएगा कि क्लास में जो चीज़ खत्म हो गया है उससे रिलेटेड प्रश्न आप क्लियर करिए, क्लियर करके रखिए। सेल खत्म हो गया है, हर दिन सेल का रिवीजन करिए। और एक समय ऐसा आएगा कि 137 क्वेश्चन को रिवीजन करने में आपको 10 मिनट से ज़्यादा लगेगा ही नहीं। धीरे धीरे करके ऐसा समय आएगा कि पूरा बायोलॉजी का रिवीजन करने में आपको 1 घंटा से ज़्यादा लगेगा कि नहीं। बात समझ रहे हैं ना। जब तक दूसरा चैप्टर चल रहा है, आप क्या करिएगा, आप पहले चैप्टर के 137 क्वेश्चन को रोज याद कीजिएगा, रोज। और ऐसा अगर कर रहे हैं, फिर दूसरा चैप्टर खत्म होकर तीसरा चलेगा, तो तब तक हम पहला और दूसरा का रिवीजन कर रहे हैं। फिर तीसरा चल रहा है तो हम पहला और तीसरा खत्म हो गया, फिर पहला दूसरा तीसरा को हम रिवीजन कर रहे हैं। इस तरह अगर आप लगातार करते जा रहे हैं तो यकीन मानिए अंतिम समय में आपको पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन करने में 1 घंटा से ज़्यादा समय या 2 घंटा से ज़्यादा समय लगेगा ही नहीं। और रिवीजन करने का मतलब क्या है? सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस करना, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस करना। अब सेल का रिवीजन कर रहे हैं, ये नहीं कि थ्योरी को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, कोशिका को बाहरी घेरा को झिल्ली कहते हैं, ये सही से नहीं। सिर्फ जो 137 क्वेश्चन है उसी को बार बार पढ़ना है। 137 क्वेश्चन में कहीं फंस गए हैं तबे थ्योरी पर जाना। बात समझ गए ना। चलिए दोस्तों, लाइव हो गया है, साउंड में वाइब्रेशन आ रहा है, बंद कीजिए वाइब्रेशन को, वाइब्रेशन ऑफ कीजिए। तो कहां तक कल के क्लास में हुआ था? चलिए दोस्तों, कल का क्लास नेटवर्क बाधित होने के कारण लाइव नहीं हो पाया था, लेकिन वीडियो क्लास चला गया था ना। कितना क्लास के कितना देर बाद गया था? आधा घंटा बाद ही वीडियो क्लास आप लोगों को अवेलेबल करा दिया गया था। हम आशा करते हैं कि आपने उस वीडियो क्लास को देख लिए होंगे। और ये बात इसलिए कि जो नहीं देखे होंगे उसको अब से थोड़ा समझ में आने में दिक्कत हो सकता है। इसीलिए जो भी दोस्तों, ऑनलाइन वाले दोस्तों, कल के क्लास वीडियो क्लास नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को छोड़ दीजिए, उसी क्लास को कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आज जो हम क्लास लेंगे वो कल के क्लास से रिलेट करेगा। तो दोस्तों, पौधों में उत्तक नहीं होते हैं, पौधों में उत्तक नहीं होते हैं, यही तो दिक्कत है। पौधों में उत्तक होते हैं, एक कोशिकीय सजीवों में उत्तक नहीं होते। पौधों में उत्तक होते हैं, जंतु में उत्तक होते हैं, एक कोशिकीय जीवों में उत्तक। और फंगी का नाम सुने हैं ना, उसमें भी कोई उत्तक नहीं होते। बाकी पौधे में उत्तक होते हैं, और पौधे में 2 प्रकार के उत्तक होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और मेरिस्टेमेटिक कितने प्रकार के? तो कल के क्लास में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम शुरुआत करते हैं पौधे के परमानेंट। अब बिल्कुल शांत रहिए, गंभीर रहिए, हमारी पूरी गारंटी है कि क्लास में आपको सारा कुछ याद होगा। परमानेंट, परमानेंट टिश्यू, अस्थाई उत्तक। परमानेंट टिश्यू, पौधों के अस्थाई उत्तक ऐसे उत्तक होते हैं जिनके कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, और इस उत्तक का निर्माण विभाजोत्तकी उत्तक से ही होता है। पौधे के ऐसे उत्तक जिनके कोशिकाएं विभाजित होकर नए नए कोशिका बनाते रहती है, उसे विभाजोत्तकी उत्तक कहते हैं।
विभाजोत्की ऊतक के कोशिकाएं लगातार विभाजित होते रहती है, लगातार विभाजित होते रहती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि विभाजोत्की ऊतक के कोशिका भी विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। और जैसे ही विभाजोत्की ऊतक के कोशिकाओं में विभाजन करने की क्षमता समाप्त होती है, वो अरे बार बार इस टाइम में नेट का बाधित होता है, सुबह नहीं होता है, शाम नहीं होता है, इस टाइम में क्या होता है? हाँ? कितना कंपनी का नेट है? कितना कंपनी का? 2 कंपनी का नेट है, एक और कंपनी का लगा लो, ऐसे 2 में से एक को छांट दो, ठीक है ना? हाँ। क्लियर हो गया? ठीक है, पता करो भाई, इसी समय में नेट का बाधित होता है। ओके दोस्तों, अब नेट आ गया है, अब कमेंट में सब गाली देना चालू कर दिया, ठीक है। चलिए, क्लास क्या ठीक से अब आप क्लास देख पा रहे हैं? सभी ऑनलाइन वाले दोस्त क्लास देख पा रहे हैं? चलिए चलिए, क्लास ठीक हो गया है। तो क्या बताए थे कि अस्थाई ऊतक का निर्माण विभाजोत्की ऊतक से ही होता है। अस्थाई ऊतक के कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। अस्थाई ऊतक के कोशिका जीवित भी हो सकते हैं और मृत भी हो सकते हैं। अब अस्थाई ऊतक को 2 भागों में बांटा गया। अस्थाई ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक सिंपल परमानेंट यानी सरल अस्थाई, और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट यानी कि जटिल अस्थाई। तो पौधों के ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? अस्थाई ऊतक का निर्माण पहले से निर्मित विभाजोत्की ऊतक से ही, और यह कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के, सरल अस्थाई ऊतक और जटिल अस्थाई ऊतक। सरल अस्थाई ऊतक और जटिल अस्थाई ऊतक। अब आप पहले ये समझ लीजिए कि सिंपल आखिर सिंपल क्यों है, और कॉम्प्लेक्स में ऐसा क्या हो गया जो ये कॉम्प्लेक्स है। तो पहले ध्यान दीजिए कि जो सरल अस्थाई ऊतक है वह एक ही आकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है। एक ही आकार के कोशिकाओं से निर्मित। हम ऊतक का परिभाषा पढ़े थे कि समान आकार, समान कार्य और समान उत्पत्ति वाले कोशिका मिलकर ही क्या बनाते हैं? ऊतक बनाते हैं। तो ये जो सरल अस्थाई ऊतक है, ये एक ही आकार के कोशिकाओं से बना ऊतक है। अब आप कहिएगा ऊतक तो ऐसा बना ही होता है, लेकिन आप आ जाइए किसमें? जटिल में। इसको जटिल इसलिए कहते हैं कि इस ऊतक को बनाने में अलग अलग आकार के कोशिकाएं भाग लेती है। अलग अलग आकार के कोशिका मिलकर यह ऊतक बनाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? जटिल है। और यह ऊतक के परिभाषा पर पूरी तरह से खरा नहीं उतरता है, क्योंकि एक ऊतक वो होगा जिनके सारे कोशिका का आकार क्या होगा? एक समान होगा। परिभाषा में भी बताए थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है दोस्तों। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? कॉम्प्लेक्स, जटिल।
तो जो जटिल अस्थायी ऊतक होते हैं वो अलग अलग आकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जो सरल अस्थायी ऊतक होते हैं वो एक ही प्रकार के, एक ही आकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। क्लियर हो गया? अस्थाई और जटिल में, सरल और जटिल में क्या अंतर है, इस बात को समझ गए? ऐसे अस्थाई ऊतक जिनको बनाने में एक ही आकार के कोशिकाओं ने भाग लिया है वो कौन है? और जब अस्थाई ऊतक का निर्माण एक ही आकार के कोशिकाओं से नहीं बल्कि अलग अलग आकार के कोशिकाओं से होता है उसे क्या कहेंगे? तो पौधे के अस्थाई ऊतक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के अस्थाई ऊतक। कितने प्रकार के? सरल अस्थाई ऊतक और। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए कि सरल अस्थाई ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पुनः सरल अस्थाई ऊतक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है पेरेनकाइमा, दूसरा का नाम है कोलेनकाइमा, और तीसरा का नाम है एस्क्लेरेनकाइमा। और जटिल अस्थाई ऊतक मुख्य 2 प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम। सरल अस्थाई ऊतक कितने प्रकार के? पेरेनकाइमा कैसा ऊतक, कोलेनकाइमा, एस्क्लेरेनकाइमा, लेकिन जाइलम, फ्लोएम जटिल। अब ये बात आप समझ गए हैं कि पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एस्क्लेरेनकाइमा सरल अस्थाई ऊतक है। तो एक बात तो निश्चित है कि ये सभी ऊतक एक ही आकार के कोशिका से बना होगा। ये सभी ऊतक एक ही आकार के कोशिका से बना होगा। और जाइलम और फ्लोएम कैसा ऊतक है? तो निश्चित तौर पर जाइलम और फ्लोएम अलग अलग आकार के कोशिकाओं से, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग आकार के कोशिकाओं से बना होगा। क्लियर हो गया? यहां से भी कोई प्रश्न आ सकता है, जैसे पूछ सकता है कि पौधे के निम्नलिखित में कौन से ऊतक में अलग अलग प्रकार के कोशिकाएं हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? जाइलम या 3 इसका देगा और 1 ऑप्शन इसका देगा। या पूछ सकता है कि निम्नलिखित ऊतक में किसमें एक ही प्रकार के कोशिकाएं हैं? क्लियर हो गया? और विभाजोत्की ऊतक में भी एक ही प्रकार के कोशिकाएं होते हैं। इससे पहले जो आप विभाजोत्की पढ़े थे उस विभाजोत्की ऊतक में भी क्या है? एक ही प्रकार के कोशिका है। यानी कि पौधों के 2 ऊतक ऐसे हैं जो अलग अलग आकार के कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। क्लियर हो गया? समझ गए? आइए अब एक एक करके इन ऊतकों को विस्तार पूर्वक हम समझने का प्रयास करते हैं। और पहला है हमारा पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, इसको हिंदी में क्या कहते जानते हैं? मृदु तक, लेकिन हिंदी नाम बहुत कम चलता है। इसका हिंदी नाम कभी कभी अंग्रेजी को क्या कर देता है? पेरेनकाइमा लिख देगा, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं? मृदु तक। तो सबसे पहले हम क्या जाने कि पेरेनकाइमा एक सरल अस्थाई ऊतक है। पेरेनकाइमा क्या है? सरल अस्थाई ऊतक है। कोशिका इसका कोशिका गोलाकार हो सकता है, ठीक है, अंडाकार हो सकता है, या
बहुभुजी हो सकता है, या क्या हो सकता है? बहुभुजी हो सकता है, यानी ढेर सारे भुजाएं हो सकते हैं। और इसी तरह का कोशिका मेरी एस्टिमेटिक का भी था कि नहीं? याद कीजिए, आपको बताए थे कि विभाजोत्की ऊतक के कोशिकाएं भी, विभाजोत्की ऊतक के कोशिकाएं भी गोलाकार, अंडाकार और बहुभुजी था। तो आप ये भी कह सकते हैं कि पेरेन्काइमा का कोशिका ठीक उसी तरह का होता है जैसा मेरी एस्टिमेटिक यानी विभाजोत्की का होता है। पेरेन्काइमा का कोशिका ठीक उसी तरह का कोशिका है जिस तरह का कोशिका विभाजोत्की में था। विभाजोत्की ऊतक का भी कोशिका कैसा था? गोलाकार था, अंडाकार था और यानी ढेर सारे भुजाएं था। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इस ऊतक के कोशिका में, ठीक है ना, इस ऊतक के कोशिका में, इस ऊतक के कोशिका में रसध्वनि पाई जाती है। इस ऊतक के कोशिका में रसध्वनि पाई जाती है। और हम एक बार क्लियर कर देते हैं, जितने भी अस्थाई ऊतक हैं, जितने भी अस्थाई ऊतक हैं, सबके कोशिका में रसध्वनि पाई जाती है। लेकिन विभाजोत्की ऊतक के कोशिका में रसध्वनि, लेकिन सभी अस्थाई ऊतक के कोशिका में रसध्वनि पाई जाती है। सभी अस्थाई ऊतक के कोशिका में रसध्वनि पाई जाती है। अगली विशेषता कि इनके कोशिकाओं के मध्य, जैसे कि पेरेन्काइमा ऊतक को माइक्रोस्कोप से देखिएगा, पेरेन्काइमा ऊतक को माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो कोशिकाएं अगर गोल है तो इस तरह दिखाई पड़ेगा आपको। यह ऊतक की कोशिका, मान लीजिए कि ये दोस्तों ऊतक है, तो इनके कोशिकाएं क्या होती है? गोल होती है। इनके कोशिकाएं क्या होती है? और इस ऊतक के कोशिका में, इस ऊतक के कोशिका में ढेर सारा अंतरा कोशिकीय स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंतरा कोशिकीय स्थान पाया जाता है। अंतरा कोशिकीय स्थान के बारे में बताए थे कि किसी ऊतक के किन्हीं दो कोशिकाओं के मध्य के खाली जगह को क्या कहते? किसी ऊतक के किन्हीं दो कोशिकाओं के मध्य के खाली जगह को क्या कहे थे? अंतरा कोशिकीय स्थान। अंग्रेजी में इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर। और यह इंटरसेलुलर स्पेस विभाजोत्की में नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। और सबसे ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस इसी पेरेन्काइमा में पाया जाता है। पौधे के पेरेन्काइमा ऊतक में, पौधे के पेरेन्काइमा ऊतक में जितना अधिक अंतरा कोशिकीय स्थान पाया जाता है उतना किसी में पाया नहीं जाता। अगर आपसे पूछ दे कि किस ऊतक में सबसे ज्यादा अंतरा कोशिकीय स्थान पाया जाता है? पेरेन्काइमा। किस ऊतक में सबसे ज्यादा अंतरा कोशिकीय स्थान पाया जाता है? किस में नहीं पाया जाता है? विभाजोत्की। किस में नहीं पाया जाता है? विभाजोत्की में नहीं पाया जाता है। समझे कि नहीं समझे? क्या क्या समझे आप कि पौधों के जो पेरेन्काइमा है वो कैसा ऊतक है? सरल अस्थाई ऊतक है। अर्थात इस ऊतक के सारे कोशिका का आकार एक जैसा होता। यह ऊतक का कोशिका कैसा होता है? अर्थात मृदुतक का कोशिका हूबहू विभाजोत्की के तरह ही होता है। यह ऊतक के कोशिका में रसध्वनि पाई जाती है। इस ऊतक में सबसे ज्यादा अंतरा कोशिकीय स्थान पाया जाता है। अंतरा कोशिकीय स्थान पाया जाता है। अब हमें समझना है
इसकी उपस्थिति पौधे के आखिर किस भाग में पेरेन्काइमा होता है? विभाजोत्की तो जान गए, जो वृद्धि कर रहा है वहां पर विभाजोत्की। जहां भी पौधे में ग्रोथ हो रहा है वहां पर विभाजोत्की ऊतक की उपस्थिति है, क्योंकि ग्रोथ कराने वाला एकमात्र ऊतक वही है विभाजोत्की। लेकिन ये पेरेन्काइमा कहां पाए जाते हैं? पेरेन्काइमा सभी नए निर्मित भाग में, सभी जैसे तना हो गया, शाखा हो गया, पत्ती हो गया, जड़ हो गया, फल हो गया। अब छोड़ देते हैं। पौधे का जो भाग नया नया बना है, जो भाग एकदम नया नया बना है, और पौधे के जो भाग नया नया बनते हैं ना वो हरा ही रहता है, ये खासियत है। तो पौधे के जो भी पौधे के जो भी भाग जिसका निर्माण अभी नए नए हुए हैं वहीं पर उपस्थित रहते हैं कौन? पेरेन्काइमा। और नए नए भाग जो तुरंत निर्मित होते हैं पौधे में, उसकी एक खास विशेषता होती है कि वह हरे रंग के होते हैं। वह कैसे रंग के? हरे रंग के। और वहां पर पेरेन्काइमा मौजूद होता है। तो पेरेन्काइमा ऊतक पौधे के उन समस्त भागों में मौजूद रहते हैं जिसका निर्माण हाल फिलहाल में हुआ है। हाल फिलहाल में हुआ है। जैसे फल निकला है, छोटा है, उसमें कौन ऊतक होगा? पेरेन्काइमा। अब कहिएगा फल निकला है छोटा, वहां पेरेन्काइमा होगा, फिर वो तो बड़ा और वहां विभाजोत्की भी होगा। तो बिल्कुल विभाजोत्की तो वहां होगा भी होगा, लेकिन वहां पेरेन्काइमा भी होगा। जरूरी नहीं है कि एक भाग में एक ही ऊतक हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी एक भाग में एक ही प्रकार का ऊतक रहेगा। तो जो वृद्धि कर रहा है तो वहां विभाजोत्की है। अगर वह भाग का निर्माण नया नया हुआ है तो वहां पर और कौन ऊतक है? क्लियर हो गया? पेरेन्काइमा पौधे में कहां रहेगा? क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब इस ऊतक के क्या कार्य हैं? इस ऊतक के क्या कार्य हैं? इस ऊतक का सबसे मुख्य काम है भोजन को क्या रखना? संचित रखना। भोजन को क्या रखना? संचित रखना। और पौधे में भोजन संचित रहते हैं किस रूप में? पौधे में भोजन किस रूप में संचित रहते हैं? पेरेन्काइमा ऊतक का मुख्य काम क्या है? पौधे में भोजन किस रूप में संचित रहते हैं? क्लियर हो गया? अब आप कहिएगा कि पौधों को भोजन संचित रखने की क्या जरूरत है? क्या जरूरी है पौधे को भोजन संचित रखने का? तो यहां पर इस बात को आप समझिए कि पौधे में जितनी भोजन का आवश्यकता होता है उसका कई गुना ज्यादा भोजन पौधे रोज बना लेते। पौधे को जितनी भोजन की आवश्यकता है उसका कई गुना ज्यादा भोजन पौधे रोज बना लेते हैं। प्रतिदिन पौधे में जितना भोजन निर्मित होता है उसका 10% भी पौधा अपने लिए उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा भोजन की जरूरत नहीं है। अब पौधे की स्थिति यह है कि भोजन बहुत कम चाहिए, लेकिन किचन भर दिन चालू रहेगा। जब तक सूर्य का प्रकाश अवेलेबल है तब तक पौधा प्रकाश संश्लेषण करते रहते हैं और भोजन, तो स्वाभाविक है भोजन की जरूरत पौधों को बहुत कम है। अब बनता है बहुत तो स्टोर तो भोजन होगा ही होगा। और पेरेन्काइमा प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित तत्काल भोजन को क्या कर लेता है? संचित कर लेता है। क्या कर लेता है? संचित कर लेता है। क्लियर हो गया? आप देखे होंगे कभी कभी
पौधे में एक भी पत्ता नहीं है, पतझड़ हो गया, फिर भी वो लंबे समय तक सूखते हैं। पौधे में खाना बनाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से पत्तियों पर है, लेकिन अगर पौधे में एक भी पत्ती नहीं हो, प्रकाश संश्लेषण रुक गया है, फिर भी पौधा 5 साल 10 साल तक जीवित रहता है। वन सेकेंड देख लेते हैं। उनमें हवा भर जाते हैं। क्या भर जाते हैं? हवा भर जाते हैं। और ऐसे पेरेनकाइमों को कहते हैं एरेनकाइमो कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? वायुतक। जो जलीय पौधा है, कौन पौधा है? जो जलीय पौधा है, उस जलीय पौधे का पेरेनकाइमो स्थलीय पौधे से अलग होते हैं। जलीय पौधा का पेरेनकाइमो स्थलीय पौधे से अलग होते हैं। जलीय पौधे के पेरेनकाइमो के अंतराकोशिकीय स्थान में क्या भर जाता है? जलीय पौधे के पेरेनकाइमो उत्तक के अंतराकोशिकीय स्थान में क्या भर जाते हैं? हवा भर जाते हैं। और जब अंतराकोशिकीय स्थान में हवा भर जाएगा, तब ऐसे पेरेनकाइमो को, यानी जलीय पौधा में पेरेनकाइमो क्या बन गया? जलीय पौधा में पेरेनकाइमो क्या बन गया? और यही उत्तक के बदौलत, इसी उत्तक के बदौलत जलीय पौधे जल पर तैरते रहते हैं, कभी डूबते। इसी एरेनकाइमो उत्तक के बदौलत जलीय पौधे जल पर तैरते रहते हैं, कभी डूबते। तो पेरेनकाइमो उत्तक जलीय पौधे को तैरने में मदद करता है। पेरेनकाइमो उत्तक जलीय पौधे को तैरने में मदद करता है। किस में मदद करता है? तैरने में मदद करता है। क्लियर? समझ गए? ठीक हुआ क्लास जी? हो गया? चलिए दोस्तों, अब नेट गड़बड़ा जाता है, थोड़ा धैर्य रखिए। उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। पैसा रहता तो अपना दूर संचार कंपनी खोल लेते क्या, या फिर माननीय प्रधानमंत्री दोस्त होते तो उन्हीं को BSNL लेकर ठीक ठाक करा लेते। तो नेट पर हमारी कुछ पकड़ है नहीं, कभी कभार छूट जाता है, लेकिन उसको हम एक और कंपनी का नेट आज लगा रहे हैं। हमको लगता है कि इस मोहल्ला में जितना कंपनी है, सब का नेट हम लगाएंगे, ठीक है ना? किसी का नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल अभी 2 कंपनी का है। तो क्या ये पेरेनकाइमो उत्तक समझ गए? ध्यान दीजिए ऑनलाइन दोस्तों, कुछ पॉइंट अगर छूट गया क्लास के डिस्टरबेंस कारण, तो पेरेनकाइमो का एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या, उसके बाद हम अगला पर आएंगे। तो एक बार आइए शुरुआत से। पेरेनकाइमो उत्तक कैसा उत्तक है? सरल अस्थायी उत्तक, मतलब एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बना उत्तक। एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बना उत्तक। तो पेरेनकाइमो सरल अस्थायी उत्तक है। और पेरेनकाइमो की कोशिका कैसी होती है? गोलाकार, अंडाकार। और इस उत्तक में राजधानी यानी कि वैक्यूल बता दिए थे ना। सेल चैप्टर में हम राजधानी के बारे में डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। तो विभाजोत्तकी उत्तक में राजधानी सभी अस्थायी उत्तक में पाए जाते हैं। आगे अगर नहीं भी बताएंगे राजधानी के बारे में, अब मान कर चलिएगा इसमें राजधानी पाई जाती है। और पेरेनकाइमो की सबसे बड़ी विशेषता की कोशिकाओं के बीच ढेर सारा जगह खाली होता है। अर्थात पेरेनकाइमो में बहुत ही ज्यादा क्या पाए जाते हैं? अंतराकोशिकीय। सबसे ज्यादा अंतराकोशिकीय स्थान किस उत्तक में? पेरेनकाइमो में। अब यह उत्तक पौधे के किस भाग में रहते हैं? पेरेनकाइमो उत्तक पौधे के समस्त नए भागों में पाए जाते हैं। पौधे के समस्त वे भाग जिसका निर्माण एकदम अभी अभी हुआ है, नया नया निर्माण हुआ है, वहां पर पेरेनकाइमो उत्तक की उपस्थिति होती है। वहां पर पेरेनकाइमो उत्तक की उपस्थिति
हर नए निर्मित भागों में पेरेन्काइमा ऊतक की उपस्थिति। अब यह ऊतक कार्य क्या करते हैं, तो सबसे मुख्य कार्य है भोजन को संचित रखना, और पौधे में जितने भोजन की आवश्यकता है उससे कई गुना अधिक भोजन संचित, कई गुना अधिक भोजन बनते हैं, इसलिए भोजन को संचित रखा जाता है। और पौधे में भोजन किस रूप में संचित रहते हैं, स्टार्च के रूप में संचित रहते हैं। किस रूप में संचित रहते हैं, स्टार्च के रूप में संचित रहते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद कुछ पेरेन्काइमा ऊतक ऐसे हैं जिनके कोशिका में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। कुछ पेरेन्काइमा ऊतक ऐसे हैं जिसके कोशिका में क्या पाया जाता है, और जिस पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल होता है उसे क्या कहते हैं, कोलेरेन्काइमा कहते हैं। जिस पेरेन्काइमा ऊतक के कोशिका में क्लोरोफिल होते हैं उसे क्या कहते हैं। और अगर क्लोरोफिल है तो निश्चित तौर पर यह पौधे को प्रकाश संश्लेषण करवाएगा। तो पेरेन्काइमा ऊतक का मुख्य काम भोजन को संचित रखना है। इसके अलावे ये प्रकाश संश्लेषण में भी पौधों को पेरेन्काइमा का मुख्य कार्य है, पेरेन्काइमा का मुख्य कार्य है भोजन को संचित रखना। इसके अलावे ये प्रकाश संश्लेषण में भी पौधे का मदद करता है। उसके बाद जलीय पौधा पर आ जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाइड्रो। तो जलीय पौधे के पेरेन्काइमा के अंतराकोश के स्थान में क्या भर जाते हैं, जलीय पौधे के पेरेन्काइमा के अंतराकोश के स्थान में क्या भर जाते हैं, जब इसमें हवा भर जाते हैं तब उसे क्या कहते हैं। और एरेन्काइमा केवल किसमें, और इसका काम है जलीय पौधे को तैरने में, जलीय पौधे को तैरने में। जलीय पौधे किस ऊतक के मदद से तैरते हैं, जलीय पौधे किस ऊतक के मदद से तैरते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। एक बार पेरेन्काइमा को पढ़ दीजिए तो आप लोग, वैसे हमको लगता है सब कुछ याद हो गया होगा। किस ऊतक में सबसे अधिक अंतराकोश की स्थान, क्लियर। पेरेन्काइमा में कोई दिक्कत नहीं। आते दूसरा पर, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा इसका नाम है स्थूल कोन ऊतक। स्थूल कोन ऊतक, स्थूल का मतलब होता है मोटा। स्थूल का मतलब क्या होता है, मोटा। इस ऊतक यानी कोलेनकाइमा ऊतक की जो कोशिकाएं होती है, कोलेनकाइमा ऊतक की जो कोशिकाएं होती है दोस्तों, ठीक है ना, वो बहुभुजी होती है। क्या होती है, बहुभुजी होती है। वो क्या होती है, बहुभुजी होती है, यानी कि ढेर सारे भुजाओं वाली होती है, ढेर सारे भुजाओं वाली होती है। और दूसरी खास विशेषता क्या है दोस्तों, कि हरेक कोने पर, हरेक कोने पर यह ऊतक के कोशिका का परत क्या होता है, मोटा होता है। कोने पर ऊतक के कोशिका का परत क्या होता है, एक तो कोशिकाएं बहुभुजी होती है, कोशिकाएं क्या होती है, और कोन पर क्या होता है, मोटा होता है। कोन पर क्या होता है,
मोटा होता है। यानी कोन मतलब जहां दो कोशिका आपस में क्या कर रही है, जुड़ रही है। कोन पर मोटे होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया। तो स्थूल कोन ऊतक यानी ऐसा ऊतक जिसका कोशिका कोना पर मोटा है। और कोना पर यह मोटा क्यों है, तो यहां पर सेलुलोज की अधिकता के कारण। तो स्थूल कोन ऊतक जिसको हम क्या कहते हैं, कोलेनकाइमा कहते हैं, इस ऊतक के कोशिकाएं बहुभुजी होती हैं। और सबसे बड़ी विशेषता की कोशिका कोन पर क्या होता है, मोटा होता है। इस ऊतक के कोशिकाएं कोनों पर मोटी होने के कारण ही इसका हिंदी में नाम क्या है, स्थूल कोन। हिंदी में नाम क्या है दोस्तों, स्थूल का मतलब क्या होता है। और स्थूल कोन ऊतक के कोशिकाएं कोनों पर मोटी क्यों होती है, सेलुलोज के अधिकता के। आप जानते हैं कि पौधे के कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो किससे बनी होती है। तो इस ऊतक के कोशिका भित्ति में सेलुलोज की मात्रा बहुत अधिक होती है। और कोन पर जाकर के कोशिकाएं के कोनों पर जाकर के जम जाता है, जिसके कारण कोना मोटा हो जाता है। इसलिए इसका हिंदी नाम क्या पड़ गया है, स्थूल। अब सेलुलोज अधिकता के कारण एक और विशेषता इसमें आ जाती है, और वो है अंतरा कोशिकीय स्थान बहुत कम पाया जाता। बहुत, आप पेरेन्काइमा में क्या देखे थे, उनमें अंतरा कोशिकीय स्थान बहुत ज्यादा है। पेरेन्काइमा ऊतक में अंतरा कोशिकीय स्थान बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें बहुत कम। और इसमें अंतरा कोशिकीय स्थान बहुत कम इसलिए हो गया क्योंकि इसके कोशिका भित्ति में सेलुलोज क्या है। अब सेलुलोज की अधिकता के कारण ही अंतरा कोशिकीय स्थान क्या हो चुका है, घट चुका है। अगली विशेषता कि यह ऊतक बड़े बड़े वृक्ष तथा किसी भी पौधों के जड़ों में नहीं पाया जाता। किसी भी पौधों के जड़ों में यह ऊतक जो है, कोलेनकाइमा ऊतक जो है, सबसे पहले बड़े बड़े वृक्ष में नहीं पाया जाता। बड़े बड़े वृक्ष में नहीं पाया जाता और किसी भी पौधे के जड़ में। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पौधे जो है ना, उसको आकार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक कौन पौधा, शाकीय पौधा, हर्ब, जैसे मटर का पौधा। जैसे दूसरा झाड़ी वाला पौधा, सर्ब, जैसे गुलाब का पौधा। तीसरा वृक्ष यानी ट्री, जैसे आम हो गया, हाँ, बरगद हो गया। तो पौधे को कितने श्रेणी में बांटा गया है, आकार प्रकार के आधार पर पौधे को हम कितने श्रेणी में बांटते हैं, शाकीय पौधा, झाड़ी वाला पौधा और वृक्ष। तो कोलेनकाइमा ऊतक किसी भी वृक्ष में नहीं पाया जाता और किसी भी पौधों के जड़ों में भी नहीं पाया जाता। यानी मुख्य रूप से कोलेनकाइमा ऊतक पाया जाता किसमें, झाड़ी वाला पौधा में, और थोड़ा बहुत पाया जाता किसमें, शाकीय पौधे में। वृक्षों में तो बिल्कुल कोलेनकाइमा ऊतक का क्या होता है, अभाव होता है। किसी पौधों के जड़ों में यह बिल्कुल भी नहीं पाया जाता।
अब इसका काम क्या है? कोलेनकाइमा के काम को जानने से पहले दोस्तों, आपके साथ हम एक अनुभव साझा करते हैं। अगर उस अनुभव से आप परिचित होंगे तो कोलेनकाइमा के कार्य को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। आप अगर कभी पीपल के डंठल को, आम के डंठल को मोड़े होंगे तो वो बीज से तुरंत टूट जाएगा। पीपल के, बरगद के, आम के डंठल को अगर मोड़िएगा तो वो बीज से क्या होगा? टूट जाएगा। लेकिन वहीं गुलाब के डंठल को बीज से मोड़िएगा, वो नहीं टूटेगा, वो पूरा मुड़ेगा। या किसी भी झाड़ी वाले पौधे के, किसी भी झाड़ी वाले पौधे को डंठल ले लीजिएगा और उसको मोड़िएगा तो वो बीज से नहीं टूटेगा, बल्कि पूरा क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। क्या ऐसा कभी आप अनुभव किए हैं? अगर ऐसा अनुभव किए हैं तो ये कोलेनकाइमा के कारण ही हो रहा है। कोलेनकाइमा का काम होता है पौधों के तनों में लचीलापन प्रदान करना। कोलेनकाइमा का काम क्या होता है? पौधे के तने में लचीलापन प्रदान करना, पौधे के तने में लचीलापन प्रदान करना। लेकिन वृक्ष में तो यह ऊतक होते नहीं है, इसलिए उसके तनों में कोई लचीलापन नहीं होता है। लेकिन झाड़ी वाले पौधे के तनों में यह होता है, इसलिए उसके तनों में पूरा लचीलापन पाया जाता है। बड़े बड़े जब आंधी आते हैं, अब देखिएगा वृक्ष के टहनियां टूट जाते हैं, वृक्ष खुद भी गिर जाते हैं, लेकिन एक भी झाड़ी वाला पौधा डिस्टर्ब नहीं होता है। कुछ पौधा तो है जमीन पर, आंधी के समय जमीन पर सो जाएगा, झाड़ी वाला पौधा सो जाएगा और फिर खड़ा हो जाएगा। अब सुने कभी आंधी में गुलाब का तना टूट गया, सारा पौधा तहस नहस हो गया? ऐसा नहीं होता है। आंधी में तो ये पौधे डांस करते हैं, डांस करते हैं। इतना लचीलापन पाया जाता है इसके तनों में, इतना लचीलापन पाया जाता है। तो कोलेनकाइमा ऊतक का मुख्य काम है तनों में लचीलापन प्रदान करना, लेकिन ये वृक्षों में होते नहीं है। ये मुख्य रूप से किसमें होते हैं? झाड़ी में होते हैं। इसलिए जो भी झाड़ी वाले पौधे हैं, जैसे अनार का पौधा हो गया, जैसे नींबू का पौधा हो गया, जैसे गुलाब का पौधा हो गया, नींबू के पौधे, गुलाब के पौधे, अनार के पौधे के तने काफी लचीले होते हैं। किसके कारण? क्लियर हुआ? और ध्यान रखिएगा, वृक्ष में तो कोलेनकाइमा नहीं होता है, लेकिन कोलेनकाइमा किसी भी पौधे के जड़ में, और कोलेनकाइमा का मुख्य काम है क्या प्रदान करना? लचीलापन प्रदान करना, या लचीलापन के जगह आप इलास्टिसिटी भी बोल सकते हैं, प्रत्यास्था भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? कोलेनकाइमा समझ गए? अब कोलेनकाइमा कहाँ पाया जाता? क्लियर हुआ? पेरेनकाइमा कहाँ पाया जाता? क्लियर हुआ? कोलेनकाइमा मुख्य रूप से तने में पाए जाते हैं। किसके तने में? पौधे के किस भाग में कोलेनकाइमा ऊतक नहीं होता है? जड़ में। किसमें? झाड़ी में भी तनों में ही कोलेनकाइमा होता है, झाड़ी के जड़ में भी कोलेनकाइमा नहीं होता है। बड़े बड़े वृक्षों में किस ऊतक का पूरी तरह से अभाव होता है? कोलेनकाइमा बड़े बड़े वृक्षों में किस ऊतक का पूरी तरह से अभाव होता है? किस ऊतक के कोशिकाओं, किस ऊतक के कोशिकाएं कोना पर मोटा होता है? कोलेनकाइमा कौन सा ऊतक है? कोलेनकाइमा के कोशिका कोना पर मोटा किसके कारण होता है? सेलुलोज के अधिकता के। कोलेनकाइमा के कोशिका अंडाकार या अधिकांश बहुभुजी होता है। कैसा होता है? बहुभुजी होता है, और इसके कोशिका में रसधनी पाया जाता है, ये बताने की जरूरत। और कुछ कुछ कोलेनकाइमा ऐसे भी होते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ
कुछ कुछ कोलेनकाइमा ऐसे हैं जिनके कोशिका में क्लोरोफिल भी पाया जाता है और यह प्रकाश संश्लेषण में भी कभी कभी मदद कर देते हैं, लेकिन इसका मुख्य काम है झाड़ी वाले पौधे के तनों में लचीलापन प्रदान करना। क्लियर हुआ? बात समझ गए? एक बार कोलेनकाइमा को पढ़ दीजिए। बहुत लोग बात करते हैं, क्लास में कोई बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक करा कि तेरा यार थानेदार अमन। वाह, शहतूत का पौधा बहुत लचीला होता है। बिल्कुल दोस्तों, शहतूत का पौधा झाड़ी के श्रेणी में आता है। शहतूत का पौधा झाड़ी के श्रेणी में आता है। शहतूत खाए कि नहीं? खाए ना? गांव सब में एकदम सरकारी स्कूल के बगले में रहता है। हमारे गांव में भी पहले सरकारी स्कूल के बगल में ही था। जब ब्रेक होता तो उसी पौधा पर टूट पड़ते थे। एक क्वेश्चन आ रहा है कि शहतूत क्या होता है? शहतूत फल होता है जिसका निर्माण शहतूत के फूलों से होता है। पढ़ने के लिए बोले, हल्ला करने के लिए नहीं। पढ़ लिए? ओ माय गॉड, याद हो गया सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला पर आते। अब तक एक बात यहां जिक्र नहीं किए, पेरेन्काइमा की सारी कोशिकाएं जीवित होती है। कोलेनकाइमा का भी सारी कोशिका जीवित होती है। अब तक दो अस्थायी उत्तक पढ़े हैं, पेरेन्काइमा और, तो पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों की कोशिकाएं जीवित है, यानी इन दोनों उत्तक की कोशिकाएं मृत नहीं होती है, जीवित होती है। हालांकि उसमें जीवित होने के बावजूद भी विभाजन की क्षमता नहीं होती है। कल भी सो रही थी, आज भी सो रही है। गजब स्थिति है। तो पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा और दोनों उत्तक के कोशिकाएं जीवित होती है। और ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे मस्तिष्क में आता कि कोशिका जीवित है तो हम सीधा मान बैठते कि ये नया कोशिका बनाएगा, अर्थात कोशिका विभाजन करेगा। लेकिन ऐसा अस्थायी उत्तक के साथ, अस्थायी उत्तक का कोशिका जीवित होने के बावजूद भी वो विभाजन नया नहीं बनाएगा। तो अब फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि अगर इसमें नया कोशिका बनेगा नहीं तो फिर ये उत्तक ग्रोथ कैसे करेगा, बढ़ेगा कैसे? तो वो विभाजोत्की उत्तक के मदद से बढ़ेगा। बात समझ गए ना? आइए, तीसरा सरल अस्थायी उत्तक है ऐसे केलेरेनकाइमा। दृढ़ उत्तक, एस्केलेरेनकाइमा, दृढ़ उत्तक। सबसे पहले कि यह तो सरल अस्थायी उत्तक है, ये क्या है दोस्तों? और दूसरी बात कि इसकी सभी कोशिका मृत होती है। इससे पहले जो दो सरल अस्थायी उत्तक पढ़े, पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, उसके कोशिकाएं क्या थे? जीवित थे। उसके कोशिकाएं क्या थे? जीवित थे।
लेकिन एस्क्लेरेनकाइमा ऐसा सरल अस्थायी उत्तक है जो किन कोशिकाओं से बना होता है? मृत कोशिकाओं से बना होता है। किन कोशिकाओं से? मृत कोशिकाओं से। और जब हम सेल के बारे में पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि जो मृत कोशिका से बना भाग होता है उसकी मजबूती बहुत ज्यादा होती है। जीवित कोशिका से बना भाग कम मजबूत होते हैं, अमृत कोशिका से बना भाग बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। उदाहरण के लिए नाखून, नाखून मृत कोशिकाओं से बना है। त्वचा का ऊपरी परत जीवित कोशिकाओं से बना है। अंतर देख लीजिए। नाखून इतने मजबूत हैं कि वे उसका इस्तेमाल हम मारपीट में हथियार के तौर पर कर सकते। क्या जी? अब बहुत तो नाखून ही बड़ा बड़ा रखेगा कि असली जगह असली काम हो सके। क्या मारपीट में एकदम ऐसा होता भी है? कई बार तो नाखून से, कहीं अखबार में पढ़े कि नाखून से ही बेहोश। अगर नाखून जीवित कोशिका का बना होता, अगर नाखून, पीछे मुड़कर बात करने वाले, अगर नाखून जीवित कोशिका से बना होता तो क्या उसमें मजबूती होती? नहीं होती। तो हमें ये बात क्लियर होकर समझ लेना है कि जंतु या पौधे के ऐसे भाग जिसका निर्माण मृत कोशिकाओं से हुआ है वे काफी मजबूत होते हैं और जीवित कोशिकाओं से बना भाग उतने मजबूत। और यह उत्तक, इसका नाम ही क्या? दृढ़। दृढ़ का पर्यायवाची मजबूत है। दृढ़ का पर्यायवाची, ये उत्तक सबसे ज्यादा मजबूती वाला उत्तक है दोस्तों। अब तक जो 3 उत्तक पढ़े हैं, 2 उत्तक पढ़े हैं, उनमें सबसे ज्यादा मजबूत यही उत्तक है। और इसका कारण क्या है? मृत कोशिका से बना। और इनके कोशिका का आकार, कोशिका का आकार अगर बात करिएगा तो इसका कोशिका बड़ा बड़ा होता है दोस्तों। इसका कोशिका क्या होता है? बड़ा बड़ा होता है। इसका कोशिका क्या होता है? बड़ा बड़ा होता है। इसका कोशिका क्या होता है? बड़ा बड़ा होता है। और दोनों सिरों पर क्या होता है? न्यूक्लिये होता है। दोनों सिरों पर क्या होता है? न्यूक्लिये होता है। दोनों सिरों पर क्या होता है? न्यूक्लिये होता है। जैसे आप एस्क्लेरेनकाइमा को माइक्रोस्कोप से देखिएगा ना, एस्क्लेरेनकाइमा उत्तक को माइक्रोस्कोप से देखिएगा ना, तो उसका कोशिका जो है एकदम बड़े बड़े दिखाई देंगे। और दोनों कोनों पर क्या दिखाई देंगे? नुकीला दिखाई देंगे। दोनों कोने पर नुकीला। पेरेन्काइमा का कोशिका गोलाकार अंडाकार बहुभुजी था। कोलेनकाइमा का कोशिका बहुभुजी था। लेकिन एस्क्लेरेनकाइमा का कोशिका क्या होता है? बड़े बड़े, या बड़े बड़े ने लंबे लंबे। इसके कोशिका क्या होता है? लंबे लंबे। दोनों सिरा पर क्या होता है? जैसे अभी 1 2 3 4 5 कोशिका बनाए, सभी जुड़े हुए हैं। और तीसरी बात कि इसमें अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। अंतरा कोशिकीय स्थान एकदम, कोशिका बिल्कुल सटे सटे होते हैं। कोशिका बिल्कुल सटे सटे होते हैं। सबसे ज्यादा अंतरा कोशिकीय स्थान किसमें था? किसमें था? पेरेन्काइमा में। कोलेनकाइमा में भी हल्का सा अंतरा कोशिकीय स्थान मौजूद था, लेकिन इसमें बिल्कुल भी अंतरा कोशिकीय स्थान, यानी इसमें, यानी विभाजोत्की में भी बिल्कुल भी अंतरा कोशिकीय स्थान, और एस्क्लेरेनकाइमा में भी बिल्कुल अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। तो एस्क्लेरेनकाइमा के कोशिकाएं बड़े बड़े और दोनों सिरों पर न्यूक्लिये होते हैं।
और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, नारियल को कभी छीले हैं? नारियल को कभी छीले हैं जी? नारियल को छीले होंगे तो उसमें रेशा निकलता है, बराबर बराबर रेशा निकलता है। वो रेशा कौन उत्तक है? एस्क्लेन कायमा उत्तक। नारियल छीलते समय जो बड़े बड़े रेशे देखते हैं वो उत्तक है। और वो कौन उत्तक है? एस्क्लेन कायमा उत्तक है, दृढ़ उत्तक है। और यह काफी मजबूत होते हैं। एस्क्लेन कायमा के मजबूती का पहला राज था कि यह मृत कोशिकाओं का बना होता है। और दूसरा कारण बता रहे हैं दोस्तों, इस उत्तक में एक खास कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। पौधे के एस्क्लेन कायमा उत्तक में एक खास कार्बनिक पदार्थ मौजूद रहता है, एक खास ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद रहता है। और उसका नाम क्या है दोस्तों? लिग्लिन। क्या नाम है? लिग्लिन। क्या नाम है? लिग्लिन। ये एक कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो किस उत्तक के कोशिकाओं के बीचों बीच पाया जाता है। और यह लिग्लिन जो है इस उत्तक को और मजबूत कर देता है। जिस तरह सीमेंट ईंटों को जोड़कर मजबूत बना देता है, ठीक उसी तरह लिग्लिन इसके कोशिकाओं को चिपका कर उत्तक को और भी ज्यादा क्या कर देता है? मजबूत कर देता है। तो एस्क्लेन कायमा के मजबूती का राज केवल मृत कोशिका नहीं है, बल्कि किसकी उपस्थिति है? और ये लिग्लिन नामक कार्बनिक पदार्थ केवल इसी उत्तक में रहते हैं और किसी उत्तक में। और यह लिग्लिन नामक पदार्थ कोशिकाओं के बीच बीच में रहते हैं। यही कारण है कि अंतरा कोश के स्थान बिल्कुल भी बसता और एकदम सीमेंट जिस तरह ईंटों को जोड़कर सख्त बना देता है, जिस तरह सीमेंट ईंटों को जोड़कर सख्त बना देता है, यह लिग्लिन भी कोशिकाओं को जोड़कर काफी मजबूत बना देता है। यह लिग्लिन भी कोशिकाओं को जोड़कर काफी मजबूत बना देता है। क्लियर हो गया? अब यह उत्तक कहां पाए जाते हैं? पेरेनकाइमा तो सारे नए भागों में पाए जाते थे। कोलेनकाइमा झाड़ी वाले पौधों के तने में पाए जाते थे। हालांकि कोलेनकाइमा शाखीय पौधों में भी पाए जाते हैं। ये एस्क्लेनकाइमा कहां पाया जाता है? दृढ़ उत्तक कहां पाया जाता है? दृढ़ उत्तक कहां पाया जाता है? तो दृढ़ उत्तक फलों के ऊपर का आवरण बनाते हैं। दृढ़ उत्तक फलों के ऊपर का आवरण बनाते हैं। दृढ़ उत्तक बीजों के ऊपर का आवरण बनाते हैं। फल और बीज का ऊपरी आवरण किस उत्तक से बना होता है? दृढ़ उत्तक से बना होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप कुछ रेशा वाले फसल का नाम सुने होंगे, सुने हैं? सन का नाम सुने हैं? पटुआ का नाम सुने हैं? पटुआ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जूट। ये रेशा वाली फसल है। इससे रेशा निकाले जाते हैं। अब फिर उन रेशों से बोरे बनाए जाते हैं, झोले बनाए जाते हैं, मतलब कोई थैले बनाए जाते हैं। तो हम जो इन फसलों से रेशा को निकालते हैं, वो रेशा कौन उत्तक है? वो रेशा कौन उत्तक है? एस्क्लेनकाइमा दृढ़ उत्तक है। पटुआ निकालते हुए आप कुछ लोग पटुआ निकालते हुए किसान को जरूर देखे होंगे। अब बहुत के तो पटुआ उपजता होगा। बहुत लोग पूर्णिया किशनगंज जिले से होंगे। भारी मात्रा में पैदावार होता है इन दो जिले में पटुआ का। तो पटुआ जो तैयार होता है ना, तो पटुआ के फसल को कुछ दिन पानी के भीतर रखा जाता है। पानी के भीतर रखा जाता है। उसके बाद जो है पानी के भीतर रखने से रेशा तनों से क्या होता है?
अलग हो जाता है और फिर किसान उस रेशा को खींचकर अलग कर लेते हैं, फिर सुखाकर मार्केट में बेच देते हैं। वो जो किसान पटुआ के तनों से रेशा निकालते हैं, वो रेशा कौन ऊतक है? ठीक है, हमारे संदीप कुमार एक बेहतरीन एग्जाम्पल पेश किए, नारियल की रस्सी। बिल्कुल, नारियल की रस्सी किस ऊतक के बने हुए हैं? एस्केलेन काइमो। एक जमाने में जब प्लास्टिक में उतने ज्यादा अनुसंधान नहीं हुए थे, तो नारियल की रस्सी गांव में बेस्ट माना जाता था। असली रस्सी तो नारियल की रस्सी है। लोग घरों का मरम्मत करने के लिए विशेष रूप से नारियल की ही रस्सी लाते थे। अभी भी है। अब तो उसका स्थान प्लास्टिक ले लिया है, क्योंकि काफी सस्ता भी है। ठीक है, नहीं, इसी बार हम गांव में गए थे, देखे थे ये रस्सी है, प्लास्टिक वाला रस्सी। ठीक है, उस पर एकदम कौन एक पंजाब के बहुत बड़े बॉडी बिल्डर है, याद नहीं आ रहा है, हाँ, द ग्रेट खली। उस रस्सी के प्रचार में ग्रेट खली था कि ग्रेट खली भी इसको नहीं तोड़ पाए, इतनी मजबूत है। तो मतलब नारियल का रस्सी अगर उपयोग में आ रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे लगता है विलुप्त होते जा रहे हैं। उसके जगह प्लास्टिक आ रहे हैं, और प्लास्टिक के क्षेत्र में भी अब काफ़ी ज़्यादा अनुसंधान हो गए हैं, जिससे काफ़ी सस्ते प्लास्टिक के रस्सी किसान को विकल्प के तौर पर मिल रहे हैं। तो वो नारियल के रस्सी से छुटकारा ही पाने चाहिए, क्योंकि वो महंगा भी हो जाता है। तो नारियल का भी रस्सी जो है वो वास्तव में नारियल का कौन ऊतक है? क्लियर हो गया? बात समझ गए? एस्केलेन काइमो समझ गए? एस्केलेन काइमो पौधों के सभी भागों में पाया जाता है, विशेषकर पौधे और बीजों के ऊपरी परत का यह निर्माण करता है। क्लियर? रजत कुमार खड़ इसमें राजधानी नहीं पाई जाती, सभी अस्थायी ऊतक में राजधानी मौजूद रहता, सभी अस्थायी ऊतक में राजधानी। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो सरल अस्थायी ऊतक हो गया। एक बार सरसरी निगाह कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा और एस्केलेनकाइमा पर डाल दीजिए, तो तब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स पर। ठंडा पानी लाए हैं थर्मस में, आपसे तो पूछने रहे हैं। अच्छा, आपका बहन है? अच्छा, नहीं, बहुत जल्दी हक जता दिए इसीलिए बोले। और पानी है आपका? ऐसे दे दीजिएगा तो बस सब पी जाएगा। अभी तो आगे वाला ले रहे हैं, बहुत पीछे में मांगेगा पानी दो। क्लियर दोस्तों? क्लियर होते जा रहा है कि नहीं? और इसी को क्लियर होना कहते हैं। सब कुछ याद होते जा रहा है ना? सबसे ज्यादा अंतरा कोश के स्थान। चलिए, एक क्वेश्चन आ रहा है, रितेश आर्यन का गुलाब के जार में कोलेनकाइमा नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है जी? गुलाब के पौधे में कोलेनकाइमा ऊतक तो विशेष रूप से पाए जाते हैं। हर झाड़ी वाले पौधे में पाया जाता है कोलेनकाइमा ऊतक। अब आते हैं दोस्तों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जटिल अस्थाई ऊतक। आपको हम पहले ही बता दिए,
एक क्वेश्चन आ रहा है, सहतूत कैसा होता है? अरे यूट्यूब के जमाने में सहतूत हमसे पूछ रहे, सर्च करिए ना, सहतूत का फोटो सहित आ जाएगा सब कुछ। और अमेजन फ्लिपकार्ट पर तो बाकायदा मिलता होगा, मंगा के खा भी लेना है। जटिल अस्थाई उत्तक, जटिल अस्थाई उत्तक, आप पहले ही जान चुके हैं कि आखिर ये जटिल अर्थात कॉम्प्लेक्स क्यों है। क्योंकि यह अलग अलग आकार के कोशिकाओं से मिलकर बना उत्तक है। यह जटिल अस्थाई उत्तक अलग अलग आकार के कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ। एक और शानदार क्वेश्चन आ रहा है कि बैम्बो यानी बांस में कोलेनकाइमा पाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, बांस को घास कहा जाता है किसके श्रेणी में, और उसमें कोलेनकाइमा पाया जाता है, इसीलिए बड़े बड़े आंधी में बांस भी नहीं टूटते। अब आप कहिएगा बांस काहे टूटेगा, बगल में दूसरा बांस रहता है, ठीक है, लेकिन बांस में भी पूरा लचीलापन रहता है। और सभी लोग जो भी किसान परिवार ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े होंगे वे बांस के लचीलापन को जानते होंगे। क्या इतने लचीलापन होते हैं कि बच्चा में उसे धनुष बनाए जाते थे, है कि नहीं? अब तो अमेजन से लोग धनुष मंगा लेता है, लेकिन पहले धनुष बनाते थे बच्चे लोग बांस से ही। क्यों? लचीलापन के गुण के कारण। तो बांस में भी कोलेनकाइमा उत्तक भर भर के पाया जाता है। अब जटिल अस्थाई उत्तक मुख्य रूप से दो प्रकार के, जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम को हिंदी में दारू कहते हैं और फ्लोएम को पोसबा कहते हैं। हालांकि अब कोई भी राइटर इसके हिंदी नाम को भी जाइलम और फ्लोएम ही लिखता। परीक्षा में भी अब जाइलम को हिंदी नाम भी जाइलम ही आता है, फ्लोएम का हिंदी नाम भी। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी के 9th क्लास में भी 11th क्लास में भी इसका हिंदी दारू और इसका हिंदी पोसबा दिया हुआ है। जाइलम और फ्लोएम कैसे उत्तक हैं? जटिल अस्थाई उत्तक। और यह उत्तक ऐसे उत्तक हैं जो पौधों के समस्त आंतरिक भागों में पाया जाता है, समस्त आंतरिक भागों में पाया जाता है। जैसे अभी तक आप पढ़े कि पेलेनकाइमा नवनिर्मित भागों में है, कोलेनकाइमा झाड़ी वाले पौधों में है, मुख्य रूप से उसके तने में है, एस्केलेनकाइमा मुख्य रूप से बीज और फलों के आवरण को बनाते। लेकिन ये ऐसा उत्तक है जो पौधों के जड़ों के अंतिम भाग से लेकर और पत्तियों के अंतिम सिरे तक फैले होते, और साथ साथ जहां जाइलम है उसी के बगल में फ्लोएम है। और ये दोनों उत्तक पूरे पौधे फैले रहते, ये किसी एक भाग में नहीं होते हैं, बल्कि पौधे के संपूर्ण भाग में ये दोनों उत्तक साथ साथ पाए जाते। ये दोनों उत्तक साथ साथ पाए जाते हैं, पौधे के समस्त भागों में पाए जाते हैं। ये जड़ के अंतिम छोर से लेकर पंक्तियों के अंतिम सिरे तक फैला होता है, जड़ के अंतिम छोर से लेकर पत्तियों के अंतिम सिरों तक फैला होता है उत्तक। ऐसा नहीं कि यह किसी विशेष भाग में ही पाया जाता है। और इस दोनों उत्तक को सम्मिलित रूप से, इन दोनों उत्तक को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं संवहन उत्तक। क्या कहते हैं? संवहन उत्तक, या फिर इसे कहते हैं संवहन बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन बंडल कहते हैं। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि अगर ये जटिल अस्थाई उत्तक है तो एक बात तो क्लियर है कि यह अलग अलग आकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। यह अलग अलग आकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। तो जाइलम जो है वह बना होता है
4 प्रकार के कोशिका से। कितने प्रकार के कोशिका से? 4 अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है कौन? जाइलम। 4 अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं कौन? जाइलम। और वो 4 कोशिकाएं कौन है? एक है ट्रैकीड, हिंदी में कहते हैं वाहिनिकाएं। दूसरा क्या है? वेसल्स, वाहिकाएं। अंग्रेजी नाम याद रखिएगा, जाइलम, फाइबर। इसको क्या कहते हैं? जाइलम तंतु। चौथा जाइलम पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा वही उत्तक है जिसके बारे में आप पढ़े हैं, यानी पेरेनकाइमा इसको भी बनाने में भाग लेता है। पेरेनकाइमा के जो कोशिकाएं हैं इसको भी बनाने में भाग लेता है। तो जाइलम कुल कितने कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और वो कौन कोशिकाएं हैं? ट्रैकीड, वेसल्स, फाइबर और पेरेनकाइमा। और इनमें केवल यही कोशिकाएं क्या होती है? अब बाकी तीनों कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती। जाइलम के इन 4 प्रकार के कोशिका, अब आपको यहां कंफ्यूजन होगा कि ये तो उत्तक है, ये कोशिका कैसे हो गया? तो वास्तव में ये कोशिका इसलिए है क्योंकि पेरेनकाइमा का कोशिका है यहां पर। चूंकि सारा कोशिका पेरेनकाइमा का, इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिखे हैं? पेरेनकाइमा ही लिखे, क्योंकि पेरेनकाइमा का ही ये कोशिका है। तो कंफ्यूज नहीं करना कि ये तो उत्तक है। वास्तव में यह कोशिकाएं हैं और ये कोशिकाएं किसका है? पेरेनकाइमा का है, इसलिए हम पेरेनकाइमा लिखे। तो इन 4 कोशिका में जीवित कोशिका मात्र कौन है? पेरेनकाइमा। और आप तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि पेरेनकाइमा क्या होता है? जीवित होता है। पेरेनकाइमा क्या होता है? जीवित होता है। लेकिन जाइलम की ये तीनों कोशिकाएं क्या है? मृत हैं। अर्थात जाइलम के अधिकांश कोशिकाएं क्या है? मृत है। जाइलम के अधिकांश कोशिकाएं क्या है? मृत है। एकमात्र कोशिकाएं जीवित कौन है? एकमात्र कोशिकाएं जीवित कौन है? क्लियर हो गया? अब अगर कोशिका के आकृति का बात करिएगा तो वाहिनिकाएं और वाहिकाएं, ये नली आकार की संरचना क्या है? नली आकार का। बस ये थोड़ा चौड़ा नली है और ये थोड़ा छोटा नली है, एकदम नली के तरह संरचना हो। ये फाइबर की संरचना इस तरह। अब पेरेनकाइमा तो जानते हैं गोलाकार, अंडाकार या। तो वाहिनिकाएं और वाहिकाएं दोनों की आकृति नली के समान होती है। माइक्रोस्कोप से ये दोनों कोशिकाओं को देखने पर नली आकार की दिखाई पड़ती है। अंतर ये कि वाहिनिकाएं थोड़ी चौड़ी नली है और वाहिकाएं उससे थोड़ी कम चौड़ी नली है। अब फाइबर मतलब फाइबर के समान, रेशा के समान, नायलॉन वाला रेशा देखे हैं ना, उसी तरह का। अब पेरेनकाइमा का कोशिका कैसे होता है आप तो जानते ही जानते हैं। क्लियर हो गया? अब इस जाइलम का क्या काम है? ये तो देख लिए कि जाइलम कितने कोशिकाओं से मिलकर बना। 4 कोशिकाएं कौन कौन है देख लिए। 4 कोशिका में 3 मृत है और 1, अर्थात आप कह सकते हैं कि जाइलम के अधिकांश कोशिकाएं क्या होते हैं? मृत होते हैं। जाइलम के अधिकांश कोशिकाएं क्या होते हैं? मृत होते हैं। अब आइए जाइलम का काम क्या है? जाइलम का क्या काम है? जाइलम का मुख्य काम है जल तथा
खनिज लवण का क्या करना, परिवहन करना। आप जानते हैं कि पौधा जल ग्रहण कहां से करते हैं, मिट्टी से। पौधा जल कहां से ग्रहण करते हैं, मिट्टी से। अब मिट्टी से जल का ग्रहण पौधे का कौन सा भाग करता है, कौन सा भाग करता है, जड़। तो जड़ मिट्टी से जल को ग्रहण करते हैं, लेकिन क्या जल की आवश्यकता केवल मिट्टी को है, क्या जल की आवश्यकता केवल क्या जल की आवश्यकता केवल जड़ को है, जल की आवश्यकता पत्ती को है। असली काम तो पानी का, जल का कहां होता है, पत्ती में प्रकाश संश्लेषण के। तो जाइलम क्या करता है, जड़ से पानी को यानी जल को कहां ले जाता है, तनों से कहां ले जाता है। तो जाइलम का मुख्य काम क्या है, जल तथा खनिज लवण का। खनिज लवण भी पौधे कहां से ग्रहण करते हैं, मिट्टी से। हालांकि कुछ खनिज लवण पौधे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, लेकिन अधिकांश खनिज लवण पौधे कौन से ग्रहण करते हैं, और उस खनिज लवण की भी आवश्यकता है किसको। तो जाइलम क्या करता है, जड़ से जल और खनिज लवण को लेकर कहां पहुंचता है। क्लियर हो गया। अब जाइलम के द्वारा जल और खनिज लवणों का परिवहन केवल एक दिशा में हो सकता है, केवल एक दिशा में। अगर जाइलम ज्यादा जल को लेकर पहुंच गया पत्ती तक, तो पौधे में ऐसा सिस्टम नहीं है कि पौधा जाइलम को कह देगा कि जाइलम अब जल को फिर से मिट्टी में दिया हो, तो नहीं। जल और खनिज लवण का परिवहन जाइलम करता है, लेकिन केवल एक दिशा में, केवल। और वो दिशा किशोर से किशोर। अगर अधिक जल का परिवहन हो गया तो वो फिर लौटकर नहीं आएगा। तब कहिएगा अधिक जल का परिवहन हो जाएगा और वो लौटकर नहीं आएगा, तो वो अतिरिक्त जल क्या होगा, हाँ, अतिरिक्त जल वाष्पीकरण के दौरान पौधा क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो जाइलम जो है वे जल का परिवहन करते हैं, और जब जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, उसी जल में क्या घुल जाते हैं, और खनिज लवण जल में ही घुलकर जल के साथ पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच जाते हैं। लेकिन जाइलम जल और खनिज लवण का परिवहन करता जो है, वो केवल कितने दिशा में, एक दिशा में। केवल और केवल कितने दिशा में, एक दिशा में। क्लियर हो गया। अब देखिए कि जाइलम जो जल और खनिज लवण का परिवहन करता है, उस परिवहन में मुख्य भूमिका कौन कोशिका निभाता है, ट्रैकीट। जाइलम जो जल और खनिज लवण का परिवहन करता है, उस परिवहन में मुख्य भूमिका कौन निभाता है, ट्रैकीट। इन दोनों का तो काम है जाइलम को मजबूती देना। यानी कि जाइलम पानी लेकर जा रहा था, बीच में फट गया, पानी सारा गिर गया, ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये दोनों जाइलम को क्या बनाकर रखता है, मजबूत बनाकर रखता है। और पेरेन्काइमा का तो काम जानते हैं, भोजन को क्या करके रखना, संचित करके रखना। तो जाइलम वाला पेरेन्काइमा भी भोजन को ही संचित करके रखते हैं। जाइलम वाला पेरेन्काइमा भी भोजन को क्या करके रखते हैं, संचित करके ही रखते हैं। भोजन को क्या करके रखते हैं, क्लियर हो गया। जाइलम कैसा ऊतक है, जटिल या सरल, जटिल ऊतक है। जाइलम कितने कोशिका से बना होता है, 4 कोशिका से बना होता है। जाइलम के 4 कोशिका में जीवित कोशिका कौन है, पेरेन्काइमा। जाइलम का मुख्य काम क्या है, जल और खनिज लवण का
जाइलम जल और खनिज लवण का परिवहन कितने दिशा में करता है? केवल और केवल एक दिशा में। वो दिशा किशोर से किशोर होती है, जड़ से तना। और जाइलम 4 कोशिकाओं से बने होते हैं, जिनमें कौन सी कोशिका मुख्य रूप से परिवहन में भाग लेती है? जाइलम की कौन सी कोशिकाएं मुख्य रूप से परिवहन में भाग लेती है? ट्रेकीड। जाइलम को मजबूती देने वाला कोशिका। जाइलम का भोजन जमा करने वाला कोशिका। जाइलम पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? संपूर्ण पौधा। अब देख रहे हैं ये क्या कर रहा है? जिस तरह बिजली वायरिंग संपूर्ण घर में होता है, समझ रहे ना? बिजली वायरिंग करते हैं तो तार को पूरा घर दौड़ाते हैं कि ना? उसी तरह समझिए ये वायरिंग है पौधा का। हर जगह भीतर ही भीतर जाइलम जो है फैले रहते हैं, क्योंकि ये फैले नहीं रहेगा तो पानी पहुंचा पाएगा। तो जाइलम पौधे के किसी एक खास भाग में नहीं, बल्कि संपूर्ण भाग में होते हैं, संपूर्ण भाग में होते हैं। क्लियर हो गया? क्लास को अब विराम दे देते हैं, बोलते बोलते अब गला लग गया है। एक क्लास प्लांट टिश्यू में और होगा, ठीक है ना? प्लांट टिश्यू को कल खत्म करके अगले क्लास में हम एनिमल टिश्यू की ओर प्रस्थान करेंगे। क्लियर? तो तब तक प्रश्न बना रहे हैं कि नहीं? पहला चैप्टर का सारा याद हुआ कि नहीं? अभी टिश्यू का प्रश्न बनाते चलिएगा। जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, टिश्यू के क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आप लोगों के साथ हम साझा कर देंगे। लेकिन तब तक रोज टिश्यू के प्रश्नों पर जाइए और एक एक प्रश्न को बनाइए कि आज के क्लास से कितना प्रश्न हमें बना है। दोस्तों दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल के क्लास में। केला के पेड़ में पेरेन्काइमा पाया जाता है। हाँ, केला के पेड़ में भी पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए बहुत व्यापक स्तर पर प्रश्न मत पूछिए।